हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग आप सभी को। राधे राधे। चलिए, तो आप सभी का वेलकम है व्याकरण की क्लास में। तो हमारा समय हो चुका है, 8 बज गया है। तो अब हम अपनी व्याकरण के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और सभी लोग आ जाइए, ठीक, क्योंकि एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। 40 क्वेश्चन रहेंगे, पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं। तो सभी लोग आ जाइए ताकि अपना क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करें। ध्यानपूर्वक सभी को जवाब देना है। चलिए, तो आते हैं हम पहले प्रश्न पे। आज की क्लास का पहला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है, ओह मेरा सिर फटा जा रहा है। ये कैसा वाक्य है? ओह मेरा सिर फटा जा रहा है, ये प्रश्नवाचक वाक्य है या आज्ञावाचक है या विस्मयवाचक है या निषेधवाचक है? ये कैसा वाक्य है? तो 1 का जवाब आया है सी, कि ये विस्मयवाचक वाक्य है। बिल्कुल सही जवाब आया है। यहाँ पे विस्मय का चिन्ह भी लगा हुआ है, ठीक। तो ये जहाँ पे हर्ष विषाद होते हैं वहां पे विस्मयवाचक वाक्य होता है। तो सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। जब क्या कौन किससे रहेगा तो प्रश्नवाचक हो जाएगा। जब किसी कार्य को किसी दूसरे को आज्ञा दी जाएगी करने के लिए तो आज्ञावाचक हो जाएगा। कब मतलब कि जिस वाक्य में किसी वाक्य को नकारा जाए वहां पे निषेधात्मक हो जाएगा, ठीक। लेकिन जहां पे आपका हर्ष विषाद हो वहां पे आश्चर्य दुख प्रकट हो विस्मयवाचक वाक्य होता है। सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। राधे राधे रीमा। सेकंड नंबर का प्रश्न है कि उसने कुछ नहीं खाया। वाक्य में रेखांकित पद क्या है? उसने कुछ नहीं खाया। तो यहाँ पे जो कुछ है वो क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है या फिर निश्चयवाचक है या पुरुषवाचक है या संबंधवाचक है? उसने कुछ नहीं खाया में कुछ क्या है? तो 2 का आंसर आया है सभी का यहाँ पे ए ऑप्शन। सभी ने ए बताया है कि यहाँ पे जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है, ठीक, क्योंकि निश्चित नहीं है ना तो यहाँ पे अनिश्चयवाचक हो जाएगा। चलिए 3 नंबर पे आते हैं। 3 नंबर का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको बताना है कि संज्ञा पद का परिचय देते समय क्या बताना आवश्यक नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो आपको बताना है कि संज्ञा पद का परिचय देते समय क्या बताना आवश्यक नहीं होता है? कारक, वचन, विशेष्य, लिंग। तो आपने बताया कि विशेष से बताना आवश्यक नहीं होता है। बिल्कुल, क्योंकि विशेष से खुद ही संज्ञा होता है, ठीक। क्योंकि जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष से होता है, तो विशेष से खुद ही संज्ञा होता है। तो अब संज्ञा का परिचय देते समय इसको बताने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे सीता बहुत सुंदर है, तो सीता क्या है? सीता की विशेषता बताई जा रही है, तो सीता यहाँ पे विशेष से भी है और सीता संज्ञा भी है। तो इसीलिए संज्ञा पद का परिचय देते समय विशेष से बताना आवश्यक नहीं होता है। कारक होता है, वचन बिल्कुल है, लिंग भी है, लेकिन विशेष से नहीं होता है। 4 नंबर के प्रश्न पे आते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा शब्द अविकारी है? सहर, सुख, साधु, वाह। अविकारी शब्द कौन सा है? अविकारी शब्द वो होता है जिसमें लिंग वचन पुरुष से कोई भी परिवर्तन ना आए, सदैव वो एक ही स्थिति में रहे, उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं, जिसमें विकार न हो।
तो आप सभी ने बताया है कि जो वाह है वो अविकारी शब्द है। बिल्कुल, वाह अविकारी शब्द है, इसमें किसी भी स्थिति में विकार नहीं हो सकता है। चलिए 5 नंबर पे आइए। 5 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से भाववाचक संज्ञा शब्द है। आपको यहाँ बताना है कि भाववाचक संज्ञा किस शब्द में है। पंडित में है, बुद्धिमता में है, मेधावी में है या लघु में है। पंडित में है भाववाचक संज्ञा, या मेधावी में है, या लघु में है। चलिए 5 नंबर का आंसर करिए सभी लोग। तो यहाँ जवाब आया है सी कि बुद्धिमता भाववाचक संज्ञा है। वेरी गुड, बुद्धिमता भाववाचक संज्ञा है। तो इस संज्ञा का निर्माण, ये भाववाचक संज्ञा का निर्माण किससे हुआ है? ये भाववाचक संज्ञा किससे बनी है? जातिवाचक संज्ञा से, क्रिया से, सर्वनाम से या विशेषण से? क्योंकि भाववाचक संज्ञा इन्हीं से मिलके बनती है। तो आपको बताना है कि बुद्धिमता भाववाचक संज्ञा किससे बनी है? पंडित, पंडित आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। मेधावी और लघु आपका विशेषण हो जाएगा, और बुद्धिमता तो भाववाचक संज्ञा है ही। तो चलिए इसका आंसर करिए। बहुत लेट रिप्लाई आ रहा है आप लोगों का। बुद्धिमता, तो बुद्धिमता बुद्धिमान विशेषण से बना है। ठीक, बुद्धिमान क्या है? नहीं आ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि नहीं आएगा? बुद्धिमान विशेषण है ना, उसमें ता प्रत्यय लग के बुद्धिमता बना है। तो बुद्धिमता विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। इतना आसान प्रश्न है। किससे बनी है? तो बुद्धिमान विशेषण है और उसी से ये भाववाचक संज्ञा बुद्धिमता बनी है। तो ये ध्यान देना है। हाँ बिल्कुल आपका दिख रहा है, आपका दिख रहा है दीपा जी, आपने बताया, बिल्कुल सही बताया है। आवाज जा रही है सरिता जी, आवाज बिल्कुल जा रही है। चलिए 6 नंबर का जवाब दीजिए। हाँ बिल्कुल आपने बताया है। 6 नंबर में बताना है कि कौन सा शब्द विशेषण है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा शब्द विशेषण है। सोना है, गरज है, चचेरा है, रक्त है। तो बिल्कुल सी यहाँ पे सही जवाब है। चाचा, चाचा संज्ञा है और उसमें एरा प्रत्यय लग के क्या बना है? चचेरा बना है। जैसे कहते हैं ना कि वो मेरा चचेरा भाई है, तो यहाँ पे भाई की विशेषता हो गई ना, कैसा भाई है? तो चचेरा भाई है। तो चचेरा शब्द क्या है? विशेषण है। तो बिल्कुल सी ऑप्शन सही है। सोना आपका द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। तो 6 का सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 7 नंबर पे आते हैं। 7 नंबर का प्रश्न है, कौन विशेषण का भेद नहीं होता है? विशेषण के 4 भेद होते हैं, पता ही है। तो इनमें से कौन विशेषण का भेद नहीं है? प्रभाववाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। बिल्कुल, ये जो प्रभाववाचक विशेषण दिया है, ये विशेषण का भेद नहीं होता है, ये गलत दिया है। ठीक, बाकी ये तीनों विशेषण का भेद है। 8 नंबर पे आते हैं। 8 नंबर में पूछा है, वह ऊपर नीचे जाता रहता है। वाक्य में अव्यय पद है।
वह ऊपर नीचे जाता रहता है। इसमें अव्यय पद बताना है आपको। अव्यय मतलब कौन सा ऐसा पद है जिसमें विकार नहीं लाया जा सकता है। वह है, जाता है, रहता है, ऊपर नीचे। तो 8 का बताया आपने डी कि इसमें जो अव्यय है वो ऊपर नीचे है। बिल्कुल, इसमें विकार नहीं लाया जा सकता है। बाकी इसमें लाया जा सकता है, जाता में, रहता है में भी लाया जा सकता है। वह तो आपका सर्वनाम है, इसमें भी आ सकता है। चलिए 9 नंबर पे आते हैं। 9 नंबर में पूछा है कि मुझे उसका मीठा गाना अच्छा लगता है। वाक्य में क्रिया विशेषण पद कौन सा है? यहाँ पे आपको बताना है कि क्रिया विशेषण पद कौन सा है। क्रिया विशेषण उसे कहते हैं जो क्रिया की विशेषता बताता है। तो पहले तो आपको क्रिया पहचानना होगा, फिर पहचानना होगा कि कौन सा शब्द उसकी विशेषता बता रहा है। चलिए, तो 9 का आंसर आया है डी। और सभी लोगों का बिल्कुल डी क्या है? सही आंसर है, मीठा गाना। ठीक, देखिए गाना क्या है? गाना क्रिया है और क्रिया की विशेषता बताई गई है कि मीठा गाना अच्छा लगता है। ठीक, तो यहाँ पे मीठा गाना क्या हुआ? क्रिया विशेषण हो गया। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 10 नंबर पे आते हैं। 10 नंबर में भी आपको विशेषण ही बताना है कि उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। वाक्य में विशेषण क्या है? चलिए, बिल्कुल ध्यान से करिए क्वेश्चनों को ताकि फिर आगे आए तो ये गलत ना हो हमसे। तो उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई, इसमें विशेषण पद क्या है? तो आपने बताया सी, बिल्कुल आर्थिक स्थिति। उनकी स्थिति बिगड़ गई तो उनकी स्थिति की क्रिया बता रहा है ना कि कैसे स्थिति बिगड़ गई। सामाजिक भी हो सकती है, आर्थिक भी हो सकती है। तो आर्थिक यहाँ पे विशेषण हो गया कि उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है, तो विशेषण पद यहाँ पे आर्थिक हो जाएगा। तो 10 का सी आंसर बिल्कुल राइट है और आप सभी ने सी बताया भी है। चलिए 11 नंबर पे आते हैं। 11 नंबर, 11 नंबर में पूछा है उसने कविता पढ़ी होगी। इस वाक्य में आपको काल निर्धारित करना है कि कौन सा काल है। उसने कविता पढ़ी होगी, आसन्न भूत है, पूर्ण भूत है, संदिग्ध भूत है या सामान्य भूत है? उसने कविता पढ़ी होगी। तो आपने बताया सी, बिल्कुल कहा था मैंने कि जब गा गेगी आ जाएगा तो संदिग्ध भूत में हो जाएगा। ठीक, ये बीती हुई बात है लेकिन कंफर्म नहीं है कि पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। अभी संदेह में है कि उसने कविता पढ़ी होगी, संदेह है ना, तो इसीलिए यहाँ संदिग्ध भूत हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है और आप सभी ने 11 का सी बताया भी है। चलिए 12 नंबर पे आते हैं। 12 नंबर में आपको विशेषण छांटना है कि इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है। कविंत है, आचरण है, जनपद है, गंभीर है। 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से आपको ये बताना है कि विशेषण कौन सा है। तो 12 का जवाब आया है बी। सोनी ने बी बताया है कि आचरण जो है विशेषण है। चलिए, और बाकी लोग आंसर करिए। डी। तो जिन्होंने डी बताया है उनका जवाब क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक, आचरण विशेषण नहीं है सोनी, आचरण विशेषण में नहीं आएगा, ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। गंभीर क्या है? विशेषता बताता है। जैसे कहते हैं कि सीता गंभीर है। ठीक,
तो ये विशेषता हो गई उनकी ना कि वो गंभीर हैं। तो ये क्या करता है, विशेषण का काम करता है, ये किसी की विशेषता बताता है गंभीर। तो इसीलिए डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अब आते हैं 13 नंबर पे। 13 नंबर पे आते हैं। 13 नंबर में आपको बताना है कि वह इधर उधर घूमती रहती है। इसमें अव्यय पद क्या है? हाँ बिल्कुल, सब लोग आंसर करिए। नहीं आता है तो भी किया जाता है, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे अव्यय पद आपको बताना है। तो आपने बताया है कि 13 का बी होगा। बिल्कुल, यहाँ पे 13 का जो बी है वो अव्यय पद हो जाएगा। इधर उधर जो है हमेशा ये सेम ही रहेगा, इसमें कोई विकार नहीं होगा। तो ये आपका अव्यय पद है। चलिए, 13 का बी बिल्कुल राइट है। 14 नंबर पे आते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विशेषण पद का परिचय देते समय क्या बताना आवश्यक नहीं होता है। जब हम विशेषण पद का परिचय देते हैं तो वहां पे क्या बताना हमें आवश्यक नहीं होता है। अभी हमने संज्ञा पद का देखा था कि संज्ञा पद का परिचय देते समय विशेष्य का बताना आवश्यक नहीं होता है। तो विशेषण पद का परिचय देते समय क्या बताना आवश्यक नहीं होता है। तो 14 का आपने बताया है बी, कि बी हो जाएगा क्रिया। सभी लोगों का आंसर नहीं आया है, प्रतिभा जी का आया है, सोनी का आया है, रीमा का आया है। केवल 3 लोगों का आंसर आया है 14 नंबर का। अंशु जी का भी आ गया, बिल्कुल सही जवाब आया है बी, कि विशेषण का परिचय देते समय क्रिया का बताना आवश्यक नहीं होता है। विशेष्य का होता है, लिंग का भी होता है और वचन का भी होता है। आपका नहीं दिखा और दीपा जी का भी नहीं दिखा। तो ये ध्यान देना है कि संज्ञा पद का परिचय देते समय विशेष्य को बताना आवश्यक नहीं होता है और विशेषण का परिचय देते समय क्रिया को बताना आवश्यक नहीं होता है। चलिए 15 नंबर पे आते हैं। 15 नंबर बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी, तो ध्यान से इसका आंसर करिए। प्रश्न है कि सुश्री हिमा दास दौड़ में प्रथम आई हैं। वाक्य में भाववाचक संज्ञा शब्द क्या है? आप भी नहीं दिखी हैं दीपा जी। ठीक, आप और सरिता जी नहीं दिखी हैं। चलिए, तो 15 का बताइए कि इसमें भाववाचक संज्ञा शब्द क्या है। सुश्री हिमा दास दौड़ में प्रथम स्थान पे आई हैं। तो बिल्कुल दौड़ क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, अब दिख रहा है। हाँ, सभी लोग आंसर करिए, बिल्कुल गलत या सही। हाँ, 15 का सभी ने डी बताया है, बिल्कुल दिख रहा है सभी का। यहाँ पे दौड़ क्या हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। तो ये भाववाचक संज्ञा किससे बनी है, आप लोग बताइए। दौड़ भाववाचक संज्ञा किससे बनी है? नहीं नहीं, कमेंट आप लोगों का दिख रहा है, आप लोग आंसर करिए। यहाँ पे आपने बिल्कुल सही बताया कि दौड़ क्या है, भाववाचक संज्ञा है, ठीक। हाँ बिल्कुल, ये क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनी है। दौड़ना क्रिया है और दौड़ना से ही दौड़ भाववाचक संज्ञा बना है। तो ये आपको ध्यान देना है कि दौड़ क्या है, भाववाचक संज्ञा है, बिल्कुल वर्ब से। चलिए 16 नंबर पे आते हैं। 16 नंबर 16 नंबर का प्रश्न है
कि वाक्य में क्रिया विशेषण पद कौन सा है। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताए। तो यहाँ पे पहले तो आपको क्रिया खोजना है, उसके बाद उसका विशेषण खोजना है। तो आंसर करिए। वाक्य दिया है कि परीक्षा नजदीक है, कुछ पढ़ भी लो। तो बिल्कुल आपने बताया कि यहाँ पे जो कुछ है वो विशेषण है। हाँ, ये क्या है, विशेषण है, क्योंकि पढ़ना क्रिया है ना, और उसकी विशेषता बता रहा है कि कितना पढ़ो, कुछ पढ़ लो। तो ये उसकी विशेषता हो गई। तो यहाँ पे कुछ शब्द जो है वो विशेषण का काम कर रहा है और पढ़ना क्रिया है। तो 16 का सभी ने सी बताया है और सबका आंसर बिल्कुल सही है। वेरी गुड। ठीक, तो 16 का बहुत बढ़िया जवाब आया है। चलिए 17 नंबर पे आते हैं। 17 नंबर का भी प्रश्न बहुत अच्छा है। प्रश्न है, विशेषण शब्द चुनिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको विशेषण शब्द चुनना है। इसमें शक्ति, प्रभा, सन्यासी, पाक्षिक, कौन विशेषण है? शक्ति है, प्रभा है, सन्यासी है, पाक्षिक है। तो यहाँ पे आया है डी, सरिता जी ने सी बताया है, बाकी सभी का डी आ रहा है आंसर। पवन जी ने बी बताया है, प्रभा। प्रभा कैसे विशेषण हो जाएगा? प्रभा विशेषण नहीं होता है। और सरिता जी सन्यासी बताई हैं, सन्यासी विशेषण नहीं होता है सरिता जी। ठीक, तो आपका गलत है। जिन्होंने बताया है पाक्षिक, उनका बिल्कुल सही है। पाक्षिक क्या है? ये विशेषण है। हाँ, बिल्कुल डी ही होगा। जैसे कोई पत्रिका निकलती है, ठीक, जैसे कविवचन सुधा हो गई, तो वो कैसी पत्रिका है? तो पाक्षिक पत्रिका है ना। तो ये उसकी विशेषता है कि वो पाक्षिक पत्रिका है। तो ये विशेषण का काम करता है ना, तो दिमाग लगाना है। हाँ, सन्यासी जातिवाचक संज्ञा होगा, तो दिमाग कहाँ था आपका? एक प्रश्न आसान सा गलत कर दिया आपने। तो पाक्षिक यहाँ पे विशेषण है। पूरा ऑप्शन पढ़ के आंसर करिए। चलिए 18 नंबर पे आते हैं। 18 नंबर पे आते हैं। प्रश्न है कि कौन प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है? प्रेरणार्थक क्रिया बताना है आपको। 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है? पता है आपको कि प्रेरणार्थक क्रिया जिसमें कर्ता स्वयं न कार्य करके अपनी प्रेरणा से किसी और से करवाए। तो यहाँ पे कौन प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है, नहीं बताना है। तो सीखना दिया है, लिटाना दिया है, जगाना दिया है, बुलाना दिया है। तो बिल्कुल ए होगा। सीखना क्या है? ये प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। इसकी प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा सिखाना। तो ए सभी ने आंसर किया है और ये बिल्कुल सही है। ठीक, सीखना प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। बाकी जगाना, लिटाना, बुलाना ये प्रेरणार्थक क्रिया है। नहीं, सही है ए वाला क्या है? नहीं है प्रेरणार्थक क्रिया। तो 18 का ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 19 पे आते हैं। 19 नंबर में आपको बताना है कि दासत्व किस प्रकार की संज्ञा है? दासत्व किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, पदार्थवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक है? तो 19 का यहाँ पे एम आया है। एम कौन सा? डी आया है सभी का। बिल्कुल 19 का क्या होगा? डी होगा, भाववाचक है। दासत्व क्या है? एक भाव है। तो दासत्व में भाववाचक संज्ञा है। ठीक, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है आप लोगों का कि भाववाचक है। 20 नंबर पे आते हैं। चलिए 20 नंबर में आपको बताना है कि सब पेड़, यहाँ पे दिया है सब पेड़,
तो इसमें सब सब किस प्रकार का विशेषण है? सब जो है वो किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक है, अनिश्चित संख्यावाचक है, परिमाण बोधक है या निश्चित संख्यावाचक है? चलिए 20 नंबर का आंसर करिए कि सब पेड़ में सब कैसा विशेषण है? तो आपने बताया बी कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। बिल्कुल सही जवाब है बी आपका। क्यों? क्योंकि सब पेड़ दिया है ना, तो कोई इसकी निश्चित संख्या नहीं है कि सब पेड़ में कितने पेड़ आएंगे, तो इसीलिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है। और गुणवाचक तो होगा नहीं, क्योंकि सब पेड़ कोई गुण है नहीं, सब परिमाण भी नहीं होगा और निश्चित संख्या भी नहीं दी गई है, तो ये भी नहीं होगा। तो अनिश्चित संख्यावाचक भी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब आते हैं 21 नंबर पे। 21 नंबर का प्रश्न है, पहले से बहुत धीरे बोलने वाला में कौन सा पदबंध है? क्रिया विशेषण पदबंध है, क्रिया पदबंध है या विशेषण पदबंध है या संज्ञा पदबंध है? तो आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे बोलने की विशेषता बताई जा रही है ना, बोलना क्रिया है और उसकी विशेषता बताई जा रही है कि बहुत धीरे बोलने वाला। ठीक, तो जब बोलने क्रिया की विशेषता बताई जाएगी तो वहां क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। तो 21 का जिन्होंने ए बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक, कि इस वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध है। चलिए 21 का हो गया। 22 नंबर पे आते हैं। 22 प्रश्न है, विधेय के अंतर्गत आता है। विधेय के अंतर्गत क्या आता है? क्रिया, कर्ता, कर्म व क्रिया या कर्म? विधेय के अंतर्गत क्या आता है? तो आपने बताया कि कर्म व क्रिया आती है। बिल्कुल सही है, विधेय के अंतर्गत कर्म व क्रिया आता है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए 23 पे आते हैं। यहाँ पे आपसे प्रश्न है कि कौन अव्यय का भेद नहीं है? अव्यय के 4 भेद होते हैं, तो इनमें से एक अव्यय का भेद नहीं है, तो आपको बताना है कि कौन नहीं है। जैसे क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, परिमाण बोधक है, विस्मयादि बोधक है। तो कौन अव्यय का भेद नहीं है? बिल्कुल, परिमाण बोधक अव्यय का भेद नहीं है। सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अव्यय के 4 भेद हैं, क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, विस्मयादि बोधक है और समुच्चय बोधक है, लेकिन परिमाण बोधक नहीं है। चलिए 24 नंबर पे आते हैं। 23 का जवाब सभी ने सही दिया है, सी। 24 नंबर पे आते हैं। यहाँ पे आपसे प्रश्न है कि कतिपय हिंदी व्याकरणों द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? चलिए इसका आंसर करिए 24 का। तो 24 का बताया सभी ने कि यहाँ पे संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग संज्ञा के भेद के लिए। बिल्कुल सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो संज्ञा के भेद के लिए। 24 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अब आते हैं 25 पे। 25 पे आपको बताना है कि कौन सा शब्द विशेषण है। 4 शब्द दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से विशेषण कौन सा है। मेजपोश है, मिठास है, सौतेला है,
सरलता है। 24 का सी सही है। हाँ बिल्कुल, ये बात सही है कि संज्ञा का प्रतिनिधि शब्द जो है वो सर्वनाम होता है, ठीक। लेकिन ये प्रश्न बना है और आयोग ने इसका आंसर सी माना है। एलटी ग्रेड में आ चुका है और इसका आंसर सी माना गया है, लेकिन जो होना चाहिए वो संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग सर्वनाम के लिए ही होता है। ये भी बिल्कुल आपकी बात सही है, ठीक। तो इस प्रश्न को एफ कर दिया गया था, आयोग ने इसको एफ कर दिया था क्योंकि इसका आंसर सी माना गया था, जो कि क्लियर नहीं था। लेकिन इसका बिल्कुल होना चाहिए डी ही, कि संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग सर्वनाम के लिए किया गया है। हाँ, डी ही होना चाहिए, बिल्कुल सही बताया आपने कि सर्वनाम के लिए। तो इसको सुधार लेंगे हम लोग, 24 का डी होगा। चलिए 25 पे आते हैं। 25 में है कि इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है। मेजपोश है, मिठास है, सौतेला है, सरलता है। तो आपने बताया है कि सी हो जाएगा, सौतेला। बिल्कुल, सौतेला क्या है, विशेषण है। जैसे कहते हैं वह मेरा सौतेला भाई है, तो वो भाई की विशेषता हो गया। कैसा भाई है, सौतेला भाई है। तो ये विशेषण का काम करता है, तो इसीलिए यहाँ पे विशेषण सी हो जाएगा। बाकी मिठास आपकी भाववाचक संज्ञा है, सरलता भी भाववाचक है। चलिए 26 पे आते हैं। 26 का क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है। बिल्कुल आसान है ये तो। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सर्वनाम नहीं है। हिंदी में 11 सर्वनाम होते हैं। कौन है, कोई है, उसने है, 10 गुना है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सर्वनाम नहीं है। तो बिल्कुल डी क्या है, 10 गुना सर्वनाम नहीं है। कौन सर्वनाम है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। उसने मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। लेकिन 10 गुना सर्वनाम नहीं है, ये विशेषण का कार्य करता है, ठीक। संख्यावाचक विशेषण का कार्य करता है, तो इसीलिए ये सर्वनाम नहीं है। तो 26 का आप सभी ने डी बताया और बिल्कुल डी ऑप्शन हमारा सही भी है। चलिए 27 पे आते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि हिंदी में काल निर्धारण में किसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। चलिए जवाब दीजिए। कि काल निर्धारण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है। तो बिल्कुल क्रिया का हो जाएगा, लेकिन क्रिया से ही हमें पता चलता है कि कार्य हो रहा है, कब हुआ है, कब होगा। ये सब चीजें हमें क्रिया से ही पता चलती हैं। तो इसीलिए काल निर्धारण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देखा जाए तो वो क्रिया का है। तो सी जिन्होंने भी बताया है उनका जवाब सही है। वेरी गुड। ए नहीं होगा सोनी, संज्ञा कैसे हो जाएगा। मान लो संज्ञा कोई नाम है, सोनी जैसे मान लो संज्ञा हो गया ये, तो ये इससे काल का कैसे बोध होगा। समय तो नहीं बताएगा ना संज्ञा, तो संज्ञा से काल निर्धारण का नहीं होता है। सर्वनाम से भी नहीं होगा, विशेषण से भी नहीं होगा। काल निर्धारण क्रिया के आधार पे होता है। तो 27 का सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 28 पे आते हैं। 28 प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। गरीब है, गरीबी है, गरीबो है, गरीबतम है। तो यहाँ पे भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो 28 का बताया आपने बी,
कि गरीबी जो है वो भाववाचक संज्ञा है। बिल्कुल सही बताया, गरीबी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। और ये जो भाववाचक संज्ञा है ये किससे बनी है? जातिवाचक संज्ञा से बनी है या विशेषण से बनी है या क्रिया से बनी है? क्योंकि भाववाचक संज्ञा इन्हीं तीनों से बनती है। तो बिल्कुल गरीब से गरीबी बना है। तो गरीब क्या है आपको बताना है कि गरीब शब्द क्या है? विशेषण है, क्रिया है या फिर जातिवाचक संज्ञा है? और गरीबतम तो इसी का अगला रूप है। तो सरिता जी ने बताया जातिवाचक है। प्रतिभा जी ने बताया कि विशेषण है। पवन जी ने बताया कि जातिवाचक है। सोनी भी जातिवाचक बता रही हैं। चलिए और बाकी लोग। तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे आया है सरिता जी का। प्रतिभा जी का आया है गरीब विशेषण है। ठीक, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। गरीब जातिवाचक संज्ञा नहीं होता है। गरीब कहने से जाति का बोध होता है? नहीं। गरीब जैसे कहते हैं गरीब लोग, तो लोगों की विशेषता होती है ना कि वो कैसे हैं, तो वो गरीब हैं। तो गरीब शब्द विशेषण है, ये विशेषता बताने का कार्य करता है। अंशु जी ने कहा विशेषण मैंने भी दिया। अच्छा, दिखा नहीं अंशु जी आपका। बिल्कुल सही जवाब है आपका। दीपा जी ने जातिवाचक बताया है। नहीं, जातिवाचक नहीं होगा। गरीब क्या है? विशेषण है। ठीक, जिस शब्द के बाद किसी संज्ञा की आवश्यकता पड़ती है वो विशेषण हो जाता है, क्योंकि उसकी विशेषता बताता है, गरीब लोग। ठीक, तो ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है। सही जवाब आया है अंशु जी का और प्रतिभा जी का और रीमा का। जिन्होंने विशेषण बताया है उनका जवाब बिल्कुल सही है। तो इसे आप लोग ध्यान दें कि विशेषण से भाववाचक संज्ञा गरीबी बनी है। ठीक, चलिए 29 नंबर पे आते हैं। 29 यहाँ पे आपको बताना है कि मजदूर मालिक के यहाँ रहता है। अलंकार बिल्कुल पढ़ लिया जाएगा। फिलहाल तो अभी अलंकारों पे ही हम लोग तैयारी कर रहे थे कि उसी को पढ़ा जाए। ठीक, उसको पहले वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, उसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे हर एक अलंकार का छोटे छोटे वीडियो में, उसके बाद उस पर प्रैक्टिस किया जाएगा। ठीक, ताकि जब उदाहरण याद हो जाए हमको तो उस पर प्रैक्टिस किया जाएगा। तो अलंकार जल्दी ही शुरू होने वाला है, उस पर वीडियो मिलेगा, आप लोगों को देख सकते हैं। तो 29 का क्या होगा? तो 29 का जवाब आया है सभी का बी। प्रतिभा जी का नहीं आया है, बाकी सबका आ गया है कि मजदूर मालिक के यहाँ रहता है। तो मालिक के यहाँ रहता है, ये क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। क्यों? क्योंकि के यहाँ रहता है ना, तो उनके यहाँ रहता है, तो वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण का बोध कर रहा है। ठीक, तो बिल्कुल बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। 29 का सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 30 नंबर पे। चलिए 30 नंबर में आपको बताना है कि सुनिए, आपने खाना खा लिया हो तो सो जाइए ना। इसमें खाना खा लिया हो, ये कौन सा पदबंध है? सर्वनाम पदबंध है या संज्ञा पदबंध है या क्रिया पदबंध है या क्रिया विशेषण पदबंध है? चलिए 30 नंबर का आंसर करिए। अच्छा प्रश्न है, केवीएस में आ भी चुका है ये 2018 में। तो इसका जवाब आप लोगों ने दिया है डी कि क्रिया विशेषण पदबंध है। बिल्कुल डी ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि वाक्य है आपका कि सुनिए, खाना खा लिया हो तो सो जाइए ना। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि खाना खा लिया हो ये क्या है? तो ये आपका विशेषण है। और किसकी विशेषता बता रहा है? क्रिया की। सोना क्रिया है और उसकी विशेषता बता रहा है ये
तो ये क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा कि कब सोइए, यदि खाना खा लिए हो तब सोइए। तो यहाँ पे क्रिया विशेषण पदबंध हो गया। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है और सभी ने सही जवाब भी दिया है। पवन जी का गलत है, ए नहीं होगा। सर्वनाम पदबंध यहाँ पे कैसे होगा, बिल्कुल नहीं होगा। चलिए अब आते हैं हम 31 नंबर पे। 31 नंबर का प्रश्न है कि यह कौन सा सर्वनाम है, सही विकल्प का चयन कीजिए। निजवाचक है, पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक है या संबंधवाचक है। यह कैसा सर्वनाम है? तो 31 का आया है आंसर सी और ए कैसे हो जाएगा? ए बिल्कुल नहीं होगा, सी सही जवाब है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं, ये ध्यान देना है। तो यह और वह, ये दोनों निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। यह और वह किस में आते हैं? निश्चयवाचक में। निजवाचक में आपका केवल आप आता है और आप भी स्वयं के अर्थ में आता है कि मैं आप ही कर लूंगा, तो आप आता है निजवाचक में। और पुरुषवाचक में तो आपको पता ही है, इसके 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। और संबंधवाचक में जो सो आता है। ठीक, तो ये आपको याद होना चाहिए कि सर्वनाम के 6 भेद हैं और 6 भेद में कौन कौन सा सर्वनाम आता है। बिल्कुल आसान है, एक बार देख लेंगे तो याद हो जाएगा। तो बिल्कुल 31 का जिन्होंने सी बताया, हाँ, यह नजदीक के लिए प्रयोग किया जाता है और वह दूर के लिए। 31 का जिन्होंने सी बताया उनका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए 32 नंबर पे आते हैं। 32 नंबर का प्रश्न है कि कौन सा सर्वनाम पद है, चिन्हित कीजिए। ये तो बिल्कुल आसान दे दिया। इसमें से आपको सर्वनाम छांटना है। राधा है, वह है, सुंदर है, विभीषण है। तो यहाँ पे आपने बताया कि वह, बिल्कुल अभी हमने देखा कि वह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। राधा क्या है, तो राधा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सुंदर आपका विशेषण हो जाएगा, विभीषण भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो 32 का बी यहाँ पे सही है कि वह सर्वनाम है। आगे आते हैं 33 नंबर पे। 33 नंबर बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी केवीएस में आया है। प्रश्न है आपसे कि हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पे होता है। हम कैसे पता लगाते हैं कि ये जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? तो शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पे होता है? संज्ञा के आधार पे, या विशेषण के आधार पे, या क्रिया के आधार पे, या सर्वनाम के आधार पे? तो अभी हमने देखा कि क्रिया के आधार पे तो काल का निर्धारण किया जाता है। ठीक, तो ये तो होगा नहीं। लिंग निर्धारण संज्ञा के आधार पे होता है। किसके आधार पे? संज्ञा के आधार पे। तो 33 का जिन्होंने ए बताया है बिल्कुल उनका जवाब सही है और सभी लोगों ने सही ही बताया है। बहुत बढ़िया। आगे आते हैं हम 34 नंबर पे। 34 नंबर का क्वेश्चन है कि रहीम किस तरह की संज्ञा है? रहीम किस तरह की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या समूहवाचक? रहीम किस तरह की संज्ञा है? तो बिल्कुल रहीम किसी एक व्यक्ति का स्पेशल नाम है ना, तो रहीम कहने से केवल उसी व्यक्ति का बोध होगा, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। तो रहीम कैसी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो 34 का ए सही जवाब है। चलिए 35 पे आते हैं।
35 नंबर में आपको बताना है कि वह तो घर डॉट 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 बैठा था। उपर्युक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपर्युक्त अव्यय और उसका भेद होगा। यहाँ पे रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा, कौन सा अव्यय और उसका भेद उपयुक्त है, आपको बताना है। एमवीएस में ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो 35 का यहाँ सबने डी बताया है और बिल्कुल डी जवाब क्या है आपका, सही भी है। वह तो घर के भीतर बैठा था, ये भरा जाएगा। और ये कैसा अव्यय है, तो संबंध बोधक अव्यय है। ठीक, वह तो घर के भीतर बैठा था, तो बिल्कुल सही जवाब आया है। चलिए 36 नंबर पे आते हैं हम। 36 नंबर का प्रश्न है कि किस वाक्य में विधेय विशेषण है। विशेष से विशेषण और विधेय विशेषण तो पढ़ा ही होगा आपने। विधेय विशेषण वहां होता है जब जो विशेषण होता है वो विशेष्य के बाद आता है। जब विशेषण विशेष्य के बाद आता है तो वहां विधेय विशेषण हो जाता है। मतलब यहाँ पे पहले संज्ञा आती है, बाद में उसकी विशेषता बताई जाती है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो 36 का बी आया है, बी आया है, डी आया है। बी कैसे हो जाएगा भाई, बी कैसे होगा, बी बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे डी सही हो जाएगा। 35 का डी सही था, डी ऑप्शन के भीतर संबंध बोधक अव्यय। और 36 का भी डी ही सही होगा। ठीक, कि मेहुल का घर आलीशान है, तो यहाँ पे घर संज्ञा है और इसके बाद आया है आलीशान, विशेषण संज्ञा के बाद आया है। ठीक, तो यहाँ पे विधेय विशेषण हो जाएगा। तो 36 का डी बिल्कुल सही जवाब है और सभी ने सही भी बताया है, कुछ लोगों का मिस्टेक हुआ है, पर ध्यान देंगे कि विधेय विशेषण वहां होता है जहां संज्ञा पहले आती है और बाद में उसकी विशेषता बताई जाए। तो यहाँ घर पहले आ गया है और विशेषण बाद में आया है, तो ये विधेय विशेषण हो गया। चलिए अब आते हैं हम 37 नंबर में। 37 नंबर का क्वेश्चन है कि पुरस्कार पाने वालों में कुछ हमारे विद्यालय के छात्र हैं। तो पुरस्कार पाने वालों, ये जो रेखांकित पद है इसमें कौन सा पदबंध है, संज्ञा पदबंध है, क्रिया पदबंध है, विशेषण पदबंध है या क्रिया विशेषण है। चलिए 37 का आंसर करिए। थर्टी सेवन का आया है ए, बी भी आया है, ए आया है, बी कैसे होगा दीपा जी, बी नहीं हो जाएगा, ये विशेषण नहीं है। ठीक, पुरस्कार पाने वालों, ये विशेषण कैसे हो जाएगा, ये संज्ञा है। ठीक, पुरस्कार पाने वालों में ये क्या है, ये कोई छात्र ही ना पुरस्कार पाया होगा, तो ये आपका संज्ञा का अर्थ दे रहा है, तो ये आपका संज्ञा पदबंध हो जाएगा। ठीक, विशेषण पदबंध नहीं होगा, तो ये क्या है, गलत है। जिन्होंने ए बताया है उनका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए 38 नंबर पे आते हैं। 38, यहाँ पे आपको बताना है, कारक हमारा शुरू हो गया, तो आपको बताना है कि कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर जाती है तो वहां कौन सा कारक प्रयुक्त होता है। जैसे पदच्युत, तो उसका विग्रह हो जाएगा पद से च्युत, मतलब वो पद से हटा दिए गए, अलग हो गए, तो वहां कौन सा कारक होगा, तो वहां आपका आपादान कारक हो जाएगा। ठीक,
कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है वहां पे आपादान कारक होता है। तो 38 का बी बिल्कुल सही जवाब है। अब आते हैं हम 39 पे। किस पे? 39 नंबर के प्रश्न पे। 39 नंबर का प्रश्न है और टीजीटी 21 में आया हुआ भी है। प्रश्न है, मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा। इस वाक्य में टेलीफोन पर किस कारक में प्रयुक्त है? चलिए 39 का आंसर करिए सभी लोग। तो 39 का सभी ने बताया डी और बिल्कुल सही जवाब है। टेलीफोन क्या है? साधन है बात करने का। ठीक, टेलीफोन से बात करूंगा तो यहाँ पे करण कारक हो जाएगा। डी बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा, मेरे यहाँ तो सही है भाई, मेरे यहाँ तो नहीं रुक रहा है। कोई बात नहीं, अब हमारा समाप्त होने वाला ही है, बस एक क्वेश्चन और बचा है 40 नंबर का। चलिए 40 नंबर में आपको ये बताना है कि किस एक में आपादान कारक का प्रयोग हुआ है। किस वाक्य में आपादान कारक का प्रयोग हुआ है? शिकारी के तीर से बाघ मरा, हाथी के द्वारा पेड़ ढाहा गया, सत्संग से बुद्धि सुधरती है, लड़का बाजार से लौटा। आपादान कारक किसमें है? तो आपादान कारक अलग होने के सेंस में होता है, तो बिल्कुल डी हो जाएगा। लड़का बाजार से लौटा मतलब बाजार से वो आ गया, वहां से अलग हो गया, तो यहाँ पे आपादान कारक हो जाएगा। बाकी ये तीनों आपका करण कारक है। ठीक, शिकारी के तीर से बाघ मरा, तो तीर यहाँ पे साधन है, तो यहाँ पे करण कारक है। हाथी के द्वारा पेड़ ढाहा गया, तो पेड़ ढाने के लिए हाथी साधन है, यहाँ भी करण कारक हो गया। सत्संग से बुद्धि सुधरती है, तो बुद्धि सुधारने के लिए सत्संग क्या है? साधन है, तो यहाँ भी करण कारक हो गया। लेकिन लड़का बाजार से लौटा ये आपादान है, तो डी बिल्कुल सही जवाब है। हमारे 40 प्रश्न अब कंप्लीट हुए। चलिए, तो अब आप लोग अपने स्कोर बताइए कि 40 में से आपने कितना सही किया और कितना गलत किया आज। चलिए आंसर करिए आप लोग कि 40 में से कितना आपका स्कोर सही हुआ है। आज का हाईएस्ट कितना गया था? नेटवर्क तो सही है भाई। सरिता जी ने 39 किया है, बहुत बढ़िया। सोनी ने 35 किया है, वेरी गुड। अच्छा, रीमा को लेट हो गया था, बहुत अच्छा। दीपा जी ने 39 किया है, प्रतिभा जी ने भी 39 किया है, बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल सभी का स्कोर बहुत अच्छा है और हाईएस्ट गया है 39। 40 में 40 आज किसी का नहीं हुआ। अंशु जी ने 34 किया है, बहुत अच्छा है। रीमा का भी अच्छा है। चलिए, तो सभी का स्कोर बहुत अच्छा है 39। 40 में से 39 तक आप लोगों ने सही किया, एक प्रश्न गलत हुआ, कोई बात नहीं, सुधार करना है। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं कल। ठीक, कल मिलते हैं 8 बजे, तो सब लोग रेडी रहिएगा। कल 8 बजे फिर व्याकरण की क्लास देखी जाएगी। आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर 10 बजे शुक्ल जी के इतिहास के क्लास में मिलते हैं शीघ्र ही आप लोगों से।